नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है और आपको जानना है कि अब आगे किस तरह का ट्रेड कंटिन्यू करना है या नहीं करना, इस पर हम आपको बताएंगे। और साथ ही कमोडिटी मार्केट में नई ट्रेडिंग आपके लिए कहां पर बन सकती है, इस पर बात होगी और कुछ बड़ी खबरें होंगी जिसका इंपैक्ट भी हम आपको मार्केट के ऊपर बताएंगे। लेकिन आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड में अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है और 49,800 के करीब पहुंच चुका है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव, और चांदी का भाव 66,700 रुपए के ऊपर है। तो अच्छी तेजी गोल्ड और सिल्वर में। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए चार खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं वंदना भारती एसएमसी कॉन्ट्रेक्ट की, सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, चिराग मेहता हैं क्वांटम गोल्ड ईटीएफ के, नीरव देसाई हैं मैनेजिंग पार्टनर जीजीएन रिसर्च के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो गोल्ड के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि गोल्ड में तेजी है और फेड की तरफ से कुछ बात कही गई है, उसका इंपैक्ट भी हम मार्केट के ऊपर देख रहे हैं। अमेरिका में राहत पैकेज को लेकर एक बार फिर से चर्चा हो रही है और राहत पैकेज आने की उम्मीद काफी बढ़ गई है और फेड ने दरों और एसेट बाइंग में कोई बदलाव नहीं किया है और पूरी रिकवरी आने तक एसेट खरीद भी जारी रहेगी, ये बात भी फेड ने कही है। और इकोनॉमी में रिकवरी नहीं आने तक दरें कम ही रहेंगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें फेड की तरफ से की गई है। क्या इंपैक्ट होगा इसका, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सुनील कटके जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, क्या किया जाए, गोल्ड में नई बाइंग शुरू की जाए या थोड़ा वेट किया जाए? मृत्युंजय जी, मेरे ख्याल से एक फ्लरी ऑफ न्यूज अभी आ चुके हैं जो कि ओवरऑल पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है। करंट लेवल पे भी मुझे नहीं लगता है कि ये उतना डिफिकल्ट रेट होगा, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 2.5 से 3 साल के लो पे चल रहा है, सब 90 लेवल्स पे भी चल रहा है, 89.95 के रेंज में है। और मुझे लगता है कि रियल यील्ड्स भी मार्च के बाद से कंटिन्यू है स्लाइड करना, नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसका भी सपोर्ट गोल्ड में देखने को मिल रहा है। और कल का जो रिटेल सेल्स का डेटा था वो भी एक तरीके से डॉलर के लिए खराब आया था, तो गोल्ड के लिए वहां से भी सपोर्ट मिला था। और जैसे आपने बताया, फेड की तरफ से भी डविश स्टेटमेंट आया है और मुझे लगता है कि $120 बिलियन का पर मंथ बॉन्ड बाइंग करेगी जब तक इकोनॉमी रिवाइव नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक ऐसा सिनारियो बन रहा है जहां पे गोल्ड में एक अच्छी तेजी देखने को नजर आ सकती है शॉर्ट टर्म में। तो $1870 अभी चल रहा है कॉमेक्स पे, मुझे लगता है कि $1920 तक का एक रैली देखने को मिल सकता है इस बार। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि अभी 49,870 चल रहा है, यहाँ पे भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 50,600 से लेकर 50,700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, हमारे साथ चिराग मेहता भी हैं क्वांटम गोल्ड फंड के। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि अब देखिए वैक्सीन की खबरें तो आ ही चुकी हैं और कुछ देशों में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी हो चुका है, उसके दम पे मार्केट में जो करेक्शन आना था वो आ भी चुका है। अब नई नया जो फंडामेंटल मार्केट में ऐड हो रहा है वो एक ये कि अमेरिका में राहत पैकेज आने वाला है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये कि अभी भी जो इकोनॉमिक रिकवरी है ग्लोबली उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में सेफ हेवन बाइंग हम गोल्ड में देख पा रहे हैं। तो आपके हिसाब से अब फंडामेंटली क्या गोल्ड का मार्केट पूरी तरह से तेजी के मूड में आ गया है या अभी वक्त लगेगा? जी मृत्युंजय जी, अभी भी फंडामेंटल जो फैक्टर बैकड्रॉप है अभी भी पॉजिटिव है। ये करेक्शन तो हर एक बुल मार्केट में हमने देखा है, और जब भी एट द एंड ऑफ द बुल मार्केट देखते हैं तो एक स्मॉल करेक्शन जैसा ही दिखता है। फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है। एक चेंज है जो वैक्सीन की वजह से आया है, जो टेल विंड था गोल्ड के लिए वो एक कम हो गया है बिकॉज ऑफ वैक्सीन, और अदरवाइज फंडामेंटल बैकड्रॉप अभी भी पॉजिटिव है। वैक्सीन के चलते हुए एक ऑप्टिमिज्म है रिस्क एसेट्स में, तो जब तक थोड़े से फ्लोज रिस्क एसेट्स में जाते रहेंगे जहाँ पे वो बबल जैसे दिख रहा है, अगर प्राइस इक्विटी प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो वैल्यूएशन वाइज काफी एक्सपेंसिव लग रहे हैं मार्केट, मगर और भी लिक्विडिटी एक यील्ड चेस कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अभी कोई यील्ड रहा नहीं है। इसके लिए सब जगह पे हम एक सर्च ऑफ यील्ड देख रहे हैं और इस वजह से रिस्क एसेट्स में काफी फ्लो जा रहे हैं। तो गोल्ड अभी अपवर्ड मोमेंटम में रहेगा, मगर जब तक ये जो सर्च ऑफ यील्ड एक जो बबल बन रहा है इक्विटीज में, वो जब तक नॉर्मलाइज नहीं होता है तब तक थोड़ा सा प्रेशर रहेगा गोल्ड में, मगर यहाँ से ट्रेजेक्टरी जो है वो ऊपर देख रहे हैं।
वो लिमिट करेगा गोल्ड राइज को, जो हम फ्लोज देख रहे हैं इक्विटीज में जाते हुए या रिस्क एसेट्स में जाते हुए, वो थोड़ा सा लिमिट करेगा गोल्ड राइज इंक्रीज को। मगर जब भी वो नॉर्मलाइज होगा तभी गोल्ड में रियल अपटिक हम देखेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये गोल्ड पर आपकी ओवरऑल राय है। वंदना जी, आपके हिसाब से इंट्राडे ट्रेडर को, चूंकि अब 50,000 के बेहद करीब पहुंच चुका है भाव, क्या 50,000 या उससे ऊपर के टारगेट के लिए इंट्राडे ट्रेडर को गोल्ड खरीदना चाहिए आज? मृत्युंजय जी, अभी जो अपसाइड है वो इंटैक्ट है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे नीचे ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 50,000 अब कोई बहुत बड़ा टारगेट इसके लिए नहीं रह गया है। बस यही सलाह रहेगी कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आता है तो बाय करें, 49,750 के करीब बाय करें। 50,000 से लेके 50,150 तक का भी टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं गोल्ड में। और इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि 50,100 तक का टारगेट रखे। यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 49,600 का। और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में ये टारगेट आ जाना चाहिए। और साथ में ये कहना चाहूंगी कि टारगेट आता है तो सेफली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करना होगा, क्योंकि कल वीक का लास्ट डे है और हो सकता है कल हम एक कॉन्ट्रा मूव आते हुए देखें। और एक चीज और जानना चाहता हूं, आपने फंडामेंटल को बहुत ही ठीक तरीके से डिस्क्राइब किया है, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, जिनका साल, 1.5 साल, 2 साल का नजरिया है, क्या उनके लिए वक्त आ गया है कि गोल्ड में अभी निवेश किया जाए, पैसा लगाया जाए, उनको लगाना चाहिए? और स्टिमुलस भी यहाँ पे कंटिन्यू हो सकते हैं, तो ये दो एक बहुत बड़ा रीजन है। और इन्फ्लेशन फेयर साथ में रहेगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेजाइल करेंसी एनवायरनमेंट भी रहेगा, जो कि यहाँ पे सपोर्ट करता है गोल्ड को। तो मेरे ख्याल से 20 की जो रैली है वो यहाँ पे कंटिन्यू हम नहीं देख सकते हैं, हो सकता है 21 में। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी एक बार 49,000 48,000 के बीच में एक बार इन्वेस्ट करना चाहिए और 56,000 का अपसाइड में एक टारगेट रहना चाहिए। तो जो रिस्क यहाँ पे फैक्टर है वो स्टिल यहाँ पे ऑन रहेगा इकोनॉमी में दो, लेकिन लग रहा है कि रिकवरी आएगी, लेकिन रिस्क फैक्टर सॉल्व भी यहाँ पे रहेंगे। तो मेरे ख्याल से निवेश रहना चाहिए, 56,000 को टारगेट करना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है ज्यादा नहीं, लेकिन 2150 2125 को टारगेट करके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये राय है आपकी। लेकिन चिराग मेहता जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि आपने जो फंडामेंटल बताए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी का लंबा नजरिया है, 1.5 साल 2 साल तक का नजरिया हो, तो क्या उनको इस भाव पर इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? उसके लिए फंडामेंटल क्या है अगर 1.5-2 साल का नजरिया हो तो? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है चिराग मेहता जी से। सुनील कटके जी, चलिए अब हम लौटते हैं चांदी पर, क्योंकि चांदी में एक बड़ी तेजी का माहौल बना है और चांदी का भाव करीब करीब 1250 रुपए बढ़ा है। चांदी में क्या किया जाए? जी, मुझे लगता है कि गोल्ड का मोमेंटम चांदी में भी कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि जो रियल यील्ड्स का गिराव है वो मुझे लगता है सिल्वर में थोड़ा सपोर्टिंग फैक्टर के तौर पे देखा जा रहा है। तो बेस मेटल की भी जो तेजी है और स्टिमुलस पैकेज के चलते भी जो होप्स हैं, उससे चांदी में एक तो प्रेशियस मेटल की तरफ से भी सपोर्ट आ रहा है और बेस मेटल की तरफ से भी सपोर्ट आ रहा है। तो मुझे लगता है बाइंग का ही दायरा मेंटेन करेगा चांदी भी। अभी 67,200 के रेंज में भी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे भी एक एंट्री ली जा सकती है। एक शॉर्ट टर्म टारगेट हम देख के चल सकते हैं 68,000 का। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 68,000 का टारगेट लेके अगर खरीदा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ मे बी 66,800 का एक सपोर्ट देख के चले। और इवन अगर मैं 1 मंथ का पर्सपेक्टिव लेके चलता हूं तो मुझे लगता है कि 70,000 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है चांदी में। हाँ, ठीक है, तो चांदी पर आपकी ये राय है। वंदना जी, आपकी क्या राय है? इंट्राडे में चांदी पर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि 70,000 अभी नियर टर्म टारगेट यहाँ पे हो सकता है चांदी का, क्योंकि इसने 66,000 से ऊपर इजिली यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग करे और मुझे लग रहा है कि आज एक गैप अप ओपनिंग हुआ है तो थोड़ा सा करेक्ट हो सकती है मार्केट। एकदम 66,500 के करीब भी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। टारगेट थोड़ा सा यहाँ पे लंबा होगा 67,500 का। मैं रिवाइज करना चाहूंगी 67,500
होना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे करीब 66,100 का लगा के चलना होगा। बेस मेटल में भी तेजी है, उसका भी एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पे चांदी और स्टिमुलस का ऑलरेडी यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो है वो आ रहा है। ठीक है, ओके, ये बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्रूड की और बात करेंगे सोया तेल की, क्योंकि सोया तेल के दाम 1100 रुपए के पार चले गए हैं। आखिर क्यों इतनी बड़ी तेजी आई है और आगे क्या होगा, इस पर बात छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं क्रूड की और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी क्रूड के दाम बढ़े हैं, करीब 1% की तेजी है। ब्रेंट 51.50 के ऊपर है, नामेक्स क्रूड $48 के ऊपर है और एमसीएक्स पर भी कीमतों में तेजी है। तेजी के पीछे वजह यह है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक घटा है और उसका इंपैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए वंदना जी, क्रूड में एमसीएक्स पर क्या 3600 से ऊपर के टारगेट के लिए बाय करना चाहिए? वंदना जी, आपको आवाज आ रही है? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्रूड में एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे बना रहेगा। रीजन भी है कि यूएस इलेक्शंस में क्लैरिटी आ गई है ऑफिशियली। अब बाइडेन यहाँ पे कार्यभार संभालेंगे और मुझे लग रहा है कि स्टिमुलस का भी बहुत बड़ा फर्क जो है वो क्रूड पे आ रहा है और साथ में डॉलर इंडेक्स तो है ही है जो कि यहाँ पे मल्टी ईयर्स लो पे है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 3620 3625 को इनफैक्ट टारगेट करना चाहिए क्रूड में। और अपनी जगह पे यहाँ पे सीजनल डिमांड है तो एक कंटिन्यूअस विड्रॉ हम देख सकते हैं यहाँ पे आने वाले टाइम में इन्वेंट्रीज में, उसका भी इम्पैक्ट जो है ये क्रूड प्राइसेस को देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से बाइंग में रहना चाहिए, 3620 को टारगेट करना चाहिए और जो थोड़ा सा अगर इंट्राडे में करेक्शन मिलता है तो करेक्शन पे भी यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं एग्री मार्केट में और एग्री मार्केट में खबर यह है कि सोया तेल का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है, 1100 रुपए के पार जा चुका है। एनसीडीएक्स पर सोया तेल का भाव 3 महीने में 16% और 6 महीने में 32% तक दाम बढ़ चुके हैं। क्या अभी और तेजी बाकी है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जीजीएन रिसर्च के नीरव देसाई जुड़ रहे हैं। एग्री मार्केट पर और खास करके ऑयल मार्केट पर जबरदस्त रिसर्च है इनकी। नीरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, 1100 के ऊपर चला गया है सोया तेल का भाव, 1100 के ऊपर टिकेगा और कितनी तेजी या यहां से मार्केट गिरेगा? देखिए, ओवरऑल सिचुएशन में ये है कि वर्ल्ड मार्केट टोटल सपोर्टिव है, बुलिश है। साउथ अमेरिका में वेदर के कारण इश्यूज हैं। ऑलरेडी जो हमारा शिकागो या यूएस का क्रॉप है वो कमजोर रहा, उसके कारण ओवरऑल सारे मार्केट्स वर्ल्ड ओवर काफी सुधर गए। और टू दी पॉइंट ये है कि आज अगर हम सोयाबीन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिला के 80% वर्ल्ड की सप्लाई बन जाते हैं। दोनों ही मार्केट में काफी क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स खराब रहे, इसलिए वर्ल्ड मार्केट्स बहुत टाइट हैं। और आज अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट कॉस्टिंग भी जो है आज भी ये 1100 रुपए के तेल में इंपोर्ट कॉस्टिंग हमको ज्यादा आती है। ये सब सिचुएशन को देखते हुए मार्केट बहुत मंदा नहीं है, पर हर साइकोलॉजिकल पॉइंट पे मार्केट करेक्ट करता है या रेजिस्टेंस आता है। तो ऐसा लगता है कि 1100-1105 रुपए के मार्केट पे यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, मार्केट करेक्ट कर सकता है, पर ओवरऑल मार्केट बहुत मंदा नहीं रहेगा। अगर इंटरनेशनल वेदर पर्टिकुलरली ब्राजील और अर्जेंटीना का थोड़ा खराब रहा तो मार्केट फर्दर अप मूव ले सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट आने की गुंजाइश नहीं है, भले ही थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटली सोया तेल का मार्केट बहुत मजबूत है। बिल्कुल संक्षेप में टारगेट क्या है आपका शॉर्ट टर्म का सोया तेल का? शॉर्ट टर्म में टारगेट मैं ये बोलूंगा कि ये 1115 से 25 रुपए तक जा सकता है विद द सपोर्ट ऑफ 1080-85 रुपीज। बाकी यहाँ पे लोकल जो क्रॉप्स हैं जैसे मस्टर्ड है या इनमें भी डिप्रेशन काफी आ गया क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए, पर इनमें भी मार्केट्स में थोड़ा सा सपोर्ट आ सकता है 100-200 रुपीज का, इसमें भी इजाफा आ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का।
वंदना जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, यहाँ पे करेक्शन पे क्रूड बाइंग की सलाह दूंगी। 3515 के करीब क्रूड को बाय करना है, 3575 का टारगेट रखना है, 3480 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। कटके जी, आपकी कॉल। मुझे लगता है कि कॉपर में तेजी बरकरार रह सकती है। अभी 607 का रेंज चल रहा है, यहां पे बाई कर सकते हैं। 612 तक का इंट्राडे में टारगेट लेके चलें और 605 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। आपकी आखिरी कॉल। मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, काफी अपसाइड रैली यहाँ पे आ गई है। रिफाइन में छोटा सा करेक्शन यहाँ पे ड्यू लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 1094 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये लेवल नीचे की तरफ रीच किया तो टारगेट यहाँ पे होगा 1088 रुपए का और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 1097 का। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका और सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।